आज हम लोग एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स का चैप्टर शुरू करने वाले हैं और ये इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। तो आज एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स का फर्स्ट लेक्चर है। तो चलिए एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स के फर्स्ट लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज की इस लेक्चर में जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा, इस लेक्चर में हम लोग कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं ना। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसिड्स है ना और बेसिस की जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि एसिड्स और बेसिस की जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है हम लोग चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में, है ना। और हमारा दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स। सो आज की इस लेक्चर में हम लोग ये दोनों टॉपिक को है जो कवर करने वाले हैं। आज के इस फर्स्ट लेक्चर में जो दो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे वो ये होगा एसिड और बेसिस की जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और इंडिकेटर्स का भी टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, है ना। तो ये आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक, ये दोनों टॉपिक्स होने वाले हैं, है ना। तो चलिए, तो जैसा कि आप लोग प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं एसिड और बेसिस के बारे में, जैसे आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में, है ना। आपने एसिड और बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी जानी होंगी, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो एसिड्स होते हैं, है ना, जो एसिड्स होते हैं वो जनरली खट्टे होते हैं, है ना। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, है ना, कि एसिड को जब हम लोग टेस्ट करते हैं वो हमें खट्टा लगता है। और ये जो बेसिस होते हैं, है ना, ये जो हमारे बेसिस होते हैं, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। एसिड बेसिस की ये जो प्रॉपर्टी है, जो जनरल प्रॉपर्टी है, वो आपने पढ़ी होगी। तो एसिड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, और बेसिस के बारे में पढ़ा होगा कि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, है ना। तो ये जो जनरल प्रॉपर्टी आप 7 से पढ़ते आ रहे हैं, अब हम लोग 10th क्लास में आ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एसिड के बारे में समझ लेते हैं, है ना। तो ये जो वर्ड है एसिड, है ना, ये एसिड वर्ड है। तो ये एसिड वर्ड आखिर आया कहाँ से, है ना। ये जो वर्ड है एसिड, ये एसिड वर्ड आया कहाँ से। तो ये जो वर्ड है ना एसिड, ये एक लैटिन वर्ड है ना, ये एक लैटिन वर्ड एसिडस से आया है। और ये जो एसिडस होता है इसका मतलब होता है सॉर, है ना, सॉर। तो सॉर का मतलब होता है खट्टा। क्या होता है, खट्टा। सो मैंने क्या कहा कि मैंने अभी आपको एसिड के बारे में बताया। ये जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आता है, और कौन से वर्ड से आता है, एसिडस से। तो एसिड वर्ड को, जो वर्ड है एसिड, जो इंग्लिश में जो एसिड वर्ड है, उसको ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड से। और किस वर्ड से ड्राइव किया गया, एसिडस वर्ड से एसिड को ड्राइव किया गया है। उस वर्ड से ड्राइव किया गया है जिस वर्ड का मतलब क्या है, खट्टा, मतलब सॉर, है ना। इस वर्ड का मतलब है खट्टा, मतलब सॉर। और आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा, आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा होगा। अभी आप लोग 10th स्टैंडर्ड में आ गए, है ना। तो 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपने पहले एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की जो आपको प्रॉपर्टीज़ होती हैं छोटी मोटी, वो आपने देख रखी है। तो ये सब कि एसिडस वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है सॉर, जो कि होता है खट्टा। अब हम लोग बात करते हैं कुछ एसिड्स के बारे में। मैं आपको कुछ एसिड्स के एग्जाम्पल देना चाहूँगा, है ना। मैं आपको एसिड्स के कुछ एग्जाम्पल देने चाहूँगा, और फिर हम लोग बेस के भी एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो एसिड्स, एक है आपका जो आपको, एक है आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, है ना। एक है आपका सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम लोग कहते हैं H2SO4, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो गया। तो ये मैं आपको कुछ एसिड्स के नाम बता रहा हूँ, कुछ 4-5 एसिड्स के नाम जो जिससे आपको इस चैप्टर में डील करना है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में जो एसिड के नाम जो आपको काम आएंगे इस चैप्टर में। तो ये नाम भी आपको एसिड्स के बता दे रहा हूँ, है ना। इनका केमिकल फार्मूला भी बता दे रहा हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फार्मूला होता है H2SO4। फिर हमारा आता है आप देख लीजिए कार्बोनिक एसिड, है ना, कार्बोनिक एसिड HCH2CO3, है ना। एक हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कार्बोनिक एसिड। फिर हमारा आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड,
मतलब मैं इस एसिड सबके आपको नाम बता दे रहा हूँ क्योंकि ये एसिड सब जो है आपको इस चैप्टर में काम होगा। ये बेसिक नाम आपको ना याद होनी ही चाहिए, पता होनी ही चाहिए, क्योंकि इसका चैप्टर में काम आने ही वाला है। तो इस जितने भी एसिड्स का मैं नाम बता रहा हूँ जो वो आपको याद कर लेने या फिर आपको ये सारे पता होने चाहिए, है ना। कि आपका H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, फिर आपका कार्बोनिक एसिड है ना। और ये फार्मूला कैसे बना ये भी आपको पता है कि ये है हाइड्रोजन का सिंबल, है ना, और ये है सल्फेट। तो सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? सल्फेट की वैलेंसी होती है 2 और हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा H2SO4, है ना। ये 1 इधर से मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह से ये फार्मूला बनता है जो कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है, 9th क्लास में पढ़ रखा है ये सब चीज़। तो इसी तरह से आपका कार्बोनिक एसिड भी बनता है। और फिर हमारा आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, है ना। फार्मूला आपको पता है कैसे बना, कि सल्फ्यूरिक एसिड का कैसे फार्मूला बना वो आपको पता है, वो आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। H2SO4, कार्बोनिक एसिड का भी उसी तरह से H2CO3 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर आपका आता है नाइट्रिक एसिड, है ना, नाइट्रिक एसिड, है ना, HNO3। तो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाँ, नाइट्रिक एसिड। फिर आपका आता है एक एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। देन आपका आता है एसिटिक एसिड जो कि आपका हो जाएगा CH3, है ना, COOH, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो ये कुछ 4-5 एसिड के नाम हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, इस चैप्टर में आपको काम आएंगे। तो ये सारे 4-5 एसिड के नाम आपको पता होने चाहिए। अब हम लोग बेसिस की बात कर रहे थे। कुछ बेसिस क्या है ना, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, कुछ बेसिस की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एक बेस आपका हो गया, यू नो, एक बेस आपका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये आपका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक आपका हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। एक हो गया आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है कि फॉर्मूला कैसे बना वो आपने पढ़ रखा है। ये आपका हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। देन आपका हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल 2, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो ये बेसिकली आपके कुछ 4 बेसिस हैं जिनका बारे में आपको पता होने चाहिए, जिनके नाम पता होने चाहिए, जिनके केमिकल फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। तो बेसिकली ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब चलिए इन सब के बाद अब हम लोग बात करते हैं एसिड्स और बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ये तो हो गए एसिड्स और बेसिस के कुछ एग्जांपल्स। तो अब बात करते हैं एसिड और बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो बेसिकली जैसा कि आप सब प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि जो एसिड्स है ना, आपका एसिड्स है आर सॉर इन टेस्ट, है ना, सॉर इन टेस्ट। मतलब कि एसिड को है जब हम लोग एसिड को टेस्ट करते हैं तो टेस्ट करने में खट्टा लगता है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं क्या ये सच में होता है या ऐसा नहीं होता। तो आप लेमन ले लीजिए, है ना, बेस्ट एग्जाम्पल लेमन। जो लेमन को कहा जाता है कि लेमन क्या है, एक एसिडिक है ना, इसका नेचर क्या है, ये एसिडिक नेचर का है। बेसिकली लेमन क्या है, एक एसिड है। तो जब आप लेमन को टेस्ट करेंगे तो आपको क्या लगेगा, खट्टा लगेगा। आप अंगूर ले लीजिए, ग्रेप्स, है ना, जब अंगूर को टेस्ट करेंगे तो ये आपको सॉर लगेगा, है ना। तो ये तो हो गई एसिड्स की प्रॉपर्टी, है ना। आप एप्पल ले लीजिए, है ना, खट्टा लगेगा अगेन, है ना। तो ये तो हो गए कुछ एसिड्स की प्रॉपर्टीज़। तो आपको यहाँ से एक जनरल पैटर्न समझ में आ रहा है कि भाई जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट करने में खट्टे लगते हैं, दे आर सॉर इन टेस्ट, है ना, दे आर सॉर इन टेस्ट, मतलब टेस्ट करने में जो है ना एसिड खट्टा लगता है। तो आपने एक प्रॉपर्टी बना दी कि जो एसिड होते हैं भाई वो खट्टे होते हैं, वो टेस्ट करने में खट्टे लगते हैं। तो ये आपने 7th क्लास में पढ़ रखा है, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। सिमिलरली आप बेस के साथ चलिए, बेसिस। अब बस देखते जाइए आगे आगे होता क्या है ना। आप बेसिस के साथ चलिए तो आप बेकिंग सोडा ले लीजिए, बेकिंग सोडा, उसको टेस्ट कीजिए आप,
तो जब आप बेकिंग सोडा को टेस्ट करेंगे तो आपको बिटर लगेगा, खट्टा, है ना। तो यहाँ से आप कह सकते हैं या पैटर्न बन सकता है कि जो बेसेस होते हैं वो बिटर होते हैं। तो यहाँ से आप एक और चीज़ निकाल सकते हैं कि अगर हमें पता लगाना है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है, तो हम शायद टेस्ट से पता लगा सकते हैं, जो कि 100% एक्यूरेट रिजल्ट देने का वादा नहीं करती है। मतलब कि मैंने कहा कि हमें अगर किसी भी सब्सटेंस को पता लगाना है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या कोई भी सब्सटेंस बेस है, तो हम टेस्ट करके पता लगा सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने कहा कि जो एसिड होते हैं वो सॉर इन टेस्ट होते हैं और जो बेस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। तो अगर टेस्ट खट्टा होगा तो पता चल जाएगा वो एसिड है, और अगर टेस्ट कड़वा होगा, जो बिटर होगा, तो समझ में आ जाएगा कि वो बेस है। तो ऐसा तो कर सकते हैं, मगर मैं कह रहा हूँ कि 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा, ये रिलायबल नहीं है, ये भरोसेमंद नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ बिटर हो, जो भी चीज़ कड़वी हो, वो बेस हो। ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ कड़वी हो वो बेस हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ बिटर हो, कोई चीज़ कड़वी हो, मगर वो एसिड निकल जाए। अब ये बात सुन के आपको थोड़ी आप सरप्राइज हो चुके हैं, क्योंकि आपने तो ये पढ़ा है कि एसिड आर सॉर इन टेस्ट, जो भी चीज़ें खट्टी होंगी वो एसिड है, और जो चीज़ें खट्टी नहीं है, मतलब जो चीज़ें बिटर होंगी वो बेस है। बट मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि जो बिटर टेस्ट वाली जो चीज़ें हो सकती हैं वो एसिड की कैटेगरी में आ जाए, तो तब तो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई चीज़ आपको टेस्ट करने को कह दी गई और वो बिटर निकली, है ना, वो क्या नहीं, वो कड़वी निकली, और अगर वो कड़वी निकली तो आप कैसे पता लगेगा कि वो एसिड है कि बेस है? क्योंकि आपको तो एसिड की प्रॉपर्टी पता है कि एसिड आर सॉर इन टेस्ट, मगर मैं कह रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एसिड्स बिटर टेस्ट भी करे, है ना, कुछ एसिड बिटर टेस्ट भी करे। तो यहाँ पे एक दुविधा वाली बात आ जाती है, एक संकट वाली बात आ जाती है कि अगर आपको टेस्ट करने को दे दिया गया, आप कैसे पता लगाएंगे कि वो बेस है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिलायबल नहीं है। टेस्ट करके पता लगाना ये मोस्ट ऑफ द जगह पे काम कर जाएगा, बट हमेशा काम नहीं करेगा, हमेशा काम नहीं करेगा। तो बेसिकली रिलायबल नहीं है। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल तो, है ना, कि जो एसिड्स हैं, हमें तो ये पढ़ाया गया कि एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, ये गलत है। होना ये चाहिए मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। ये सही डेफिनेशन है, ये क्या है, आपकी करेक्ट डेफिनेशन है कि मोस्ट ऑफ द एसिड आर सॉर टेस्ट। जो एसिड आर सॉर इन टेस्ट, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि एसिड और सॉर, कुछ एसिड हो सकते हैं जो बिटर भी टेस्ट करे, और कुछ तो ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको मीठा टेस्ट करे, स्वीट, कुछ ऐसे भी एसिड्स हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे दुविधा वाली बात आ सकती है, क्योंकि एसिड बिटर भी टेस्ट कर सकता है, स्वीट भी टेस्ट कर सकता है, और वो सॉर भी टेस्ट करता है। तो अगर हम टेस्ट करके पता लगाए तो हम बहुत बार दुविधा में फंस सकते हैं कि ये पता लगाने में कि ये बेस है कि एसिड है, क्योंकि बेस की प्रॉपर्टी होती है कि वो बिटर होता है, और कुछ एसिड्स भी बिटर टेस्ट होते हैं। तो मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे कॉफ़ी। आप कॉफ़ी का एग्जांपल ले लीजिए। सो आप कॉफ़ी को टेस्ट कीजिए, है ना, आप कॉफ़ी को टेस्ट कीजिएगा तो आपको बिटर टेस्ट आएगा। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि कॉफ़ी आपका बेस है? क्योंकि टेस्ट तो आपका बिटर है, टेस्ट में आपको बिटर आया है, तो कॉफ़ी बेसिक नेचर का, कॉफ़ी क्या है आपका, बेसिक होना चाहिए। क्योंकि टेस्ट आपने टेस्ट किया, आपको बिटर लगा, कड़वा लगा। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे कॉफ़ी बेसिक नहीं है, कॉफ़ी यहाँ पे हमारा एसिडिक नेचर का है, कॉफ़ी हमारा यहाँ पे एसिडिक नेचर का है, ना कि बेसिक नेचर का। क्योंकि कॉफ़ी में जो दो एसिड्स रहते हैं और उन एसिड्स के वजह से बिटर टेस्ट आता है। तो आप कह रहे हो कि भाई कॉफ़ी में जो एसिड्स होते हैं, जो दो एसिड्स होते हैं, उनके वजह से बिटर टेस्ट आ जाता है, तो कॉफ़ी तो एसिडिक हुआ। मगर हमें तो ये पढ़ाया गया है कि जो बेस होता है उसका टेस्ट बिटर होता है। अब हमें कॉफ़ी का टेस्ट अगर बिटर लगा तो हम तो ये समझिए कॉफ़ी तो बेस है, मगर ऐसा है ही नहीं, कॉफ़ी तो एसिडिक है, क्योंकि एसिड्स की वजह से वो बिटर टेस्ट आया है। कॉफ़ी आ गया है एसिडिक, है ना, उसके अंदर एसिड है। अब वो अलग बात है कि टेस्ट बिटर हो गया, तो उसमें बेचारी एसिड की क्या गलती, वो तो रहेगा तो एसिडिक ही ना, बेस तो है नहीं कि अगर टेस्ट बिटर आ गया तो ज़बरदस्ती हम लोग किसी एसिड को बेस थोड़ी बना देंगे, तो वो तो रहेगा तो एसिड ही। अब उसकी वजह से टेस्ट आया बिटर, सॉर टेस्ट नहीं आया, बिटर टेस्ट आया, बट स्टिल कॉफ़ी वुड बी एसिडिक, है ना। तो ये सब कुछ दुविधा है कि टेस्ट से पता लगाना इज़ नॉट 100% रिलायबल।
तो कुछ एसिड्स, तो कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा कि जो कुछ एसिड्स हैं वो मोस्ट ऑफ द एसिड्स हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द जो एसिड्स हैं आपके, वो तो आपके सॉल्ट टेस्ट में, कुछ बेसिस, है ना, कुछ एसिड्स आपके बिटर टेस्ट है, और कुछ एसिड्स ऐसे भी हैं जो आपके स्वीट टेस्ट करने में स्वीट लगते हैं। तो ये तो हुई एसिड की बात। अब हम करते हैं बेस की बात। बेस में बेसिस आर बेसिक, बेसिस ऑलवेज, है ना, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, कि जब भी हम किसी भी बेस को टेस्ट करते हैं तो वो बिटर ही निकलता है ना। तो आपने आज तक कोई भी बेस को टेस्ट किया हो वो बिटर ही निकलेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मोस्ट ऑफ द बेसिस आर बिटर, ऑल बेसिस टेस्ट बिटर, ऑल बेसिस टेस्ट बिटर, है ना, कि सारे जो बेसिस का जो टेस्ट होता है दैट इज बिटर, कड़वा होता है। तो बेसिस का जो टेस्ट होता है ना, बेसिस का जो टेस्ट होता है वो हमेशा कड़वा होता है। तो हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो सारे बेसिस होते हैं, है ना, जो सारे बेसिक नेचर के होते हैं उनका टेस्ट कड़वा होता है, मगर सारी कड़वी चीज़ बेस नहीं होती। सारा जितनी भी बेसिक चीज़ होती है सब कड़वी होती है, मगर सारी कड़वी चीज़ बेस नहीं होती, क्योंकि कुछ कुछ कड़वी चीज़, कुछ कुछ बिटर चीज़ आपकी एसिड भी हो सकती है, आपकी क्या हो सकती है, एसिड भी हो सकती है। जैसे आपका कॉफ़ी जिस तरह से एसिड था, आपका कॉफ़ी क्या था, एसिड था, टेस्ट क्या था, बिटर था, मगर कड़वी चीज़ बन गई एसिड। मगर जितनी भी बेसिक चीज़ होंगी, जितना भी बेस होगा वो सब कड़वा होगा, मगर जितना भी कड़वा होगा वो सब बेस नहीं होगा, क्योंकि कुछ कुछ कड़वा आपका, जो कुछ कुछ कड़वी चीज़ें आपकी एसिड भी हो सकती है, मगर जितने भी बेस होगा वो तो कड़वा होगा ही होगा, है ना, उनका टेस्ट बिटर होगा ही होगा, है ना, कि जितनी भी बेसिस को आप ट्राई कर लीजिए उनका टेस्ट बिटर ही आने वाला है। जितनी भी चीज़ें बिटर होती हैं, कंक्लूजन देखिए, जितनी भी बेस होते हैं वो बिटर टेस्ट करते हैं, मगर जितने भी बेस होते हैं वो बिटर टेस्ट करते हैं, मगर जितने भी बिटर टेस्ट वाले सब्सटेंस होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो बेस हो। कुछ बिटर टेस्ट वाले सब्सटेंस आपके एसिड भी हो सकते हैं, मगर इतनी बात मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जितने भी बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं, जितने भी बेसिक बेसेस होते हैं वो सब बिटर टेस्ट ही करते हैं। जितने भी बेस को उठा लीजिए उनका टेस्ट आपको कड़वा ही मिलेगा। तो ये तो इसकी प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे कि मोस्ट ऑफ द बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, मोस्ट ऑफ द बेसिस नहीं, ऑल बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। जितने भी बेसिस आज तक है हमारी ज़िंदगी में हमने चखे हैं या देखे हैं, शायद कोई ऐसे बेसिस हो सकते हैं, शायद मिल जाए। तो जब मिल जाएगा तो शायद ये डिफिनेशन चेंज कर देंगे हम लोग, या डिफिनेशन बदल सकते हैं इन फ्यूचर, कि अगर मुझे कुछ ऐसा मिलता है या आपको कुछ ऐसा मिलता है सो वी वुड चेंज दिस डिफिनेशन, है ना। हम भी इस डिफिनेशन को ऐसी तरह चेंज कर देंगे, मोस्ट ऑफ द बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बट अभी तक मेरे को कुछ ऐसा नहीं मिला है, सो मैं कह सकता हूँ बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, कि सारे बेसिस कड़वे होते हैं। ये तो हुआ आपका बेसिक, या तो ये तो हुआ आपका बेसिस के बारे में बात। तो बेसिकली हम लोग जो कंक्लूजन पे आते हैं तो वो इस तरह का आते हैं कि मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर बिटर इन, आर सॉर इन टेस्ट, कुछ एसिड्स बिटर इन टेस्ट और कुछ एसिड स्वीट होते हैं, कुछ ऑल बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। इतना हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर हमें पता लगाना हो कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, तो कैसे पता लगाएंगे? आप कहोगे टेस्ट करके, बट नहीं, टेस्ट करके पता लगाना बेस्ट ऑप्शन नहीं है। एक तरीका है, एक मेथड है, बट बेस्ट ऑप्शन नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो एसिड होते हैं और बेस होते हैं, आप लेमन को चख के तो बता दोगे, आप बेकिंग सोडा को चख के तो बता दोगे, बट कुछ कुछ एसिड्स और बेस कोर्सिव होते हैं, कुछ कुछ एसिड्स और बेसिस, है ना, आपके क्या होते हैं, कोर्सिव होते हैं, है ना, आपके क्या होते हैं, कोर्सिव होते हैं। कोर्सिव मतलब कि वो जो एसिड और बेस हैं वो बुरी तरीके से आपके ज़बान को, आपके टंग को डैमेज कर सकते हैं, आपके स्किन को डैमेज कर सकते हैं, अगर आपके हाथ वाथ पे पड़ के डैमेज कर सकते हैं। एंड वो जो एसिड होते हैं वो आपको एकदम जलन महसूस होता है,
है ना। अगर आप उसको टेस्ट कर लीजिएगा तो आपकी ज़बान में एकदम जलन महसूस होगा, वो एक तरह से जला सकता है, एक तरह से आपकी ज़बान को बुरी तरीके से डैमेज कर सकता है, तो आपका ही डैमेज होगा, तो इससे आपको ही नुकसान होगा। तो टेस्ट करना आपके लिए ख़तरनाक है, बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। क्या है? डेंजर है, क्योंकि कुछ एसिड्स और बेसिस, ऐसा नहीं है कि सारे एसिड बेसिस को टेस्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बस खट्टा मीठा का पता लगेगा, ऐसा नहीं है। बस खट्टा और कड़वा मीठा, है ना, ये सब का पता है, ऐसा नहीं होता। कुछ एसिड और बेस इतने खतरनाक होते हैं कि वो आपको बुरी तरीके से डैमेज भी कर सकते हैं। तो ये एक रीज़न हुआ। दूसरा रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एसिड्स कभी कभी बिटर, है ना, कभी कभी आपको कड़वा टेस्ट करते हैं। कुछ एसिड्स आपके मीठे भी टेस्ट करते हैं, और मोस्ट ऑफ एसिड सॉर टेस्ट करते हैं। तो क्योंकि कुछ एसिड्स बिटर भी टेस्ट करते हैं, तो इसकी वजह से पता लगाना बहुत ही ज़्यादा, है ना, दुविधा से बढ़ जाएगा ये पता लगाना कि वो एसिड है कि बेस, क्योंकि कुछ एसिड्स भी बिटर टेस्ट करते हैं और बेसिस भी बिटर टेस्ट करते हैं। तो पता लगाना कई जगहों पे संकट भरा हो जाएगा, ये पता लगाना टेस्ट से कि एसिड है कि बेस है। ऐसा भी हो सकता है वो एसिड भी हो सकता है, वो बेस भी हो सकता है। मगर अगर कोई भी चीज़ हमें मिल गई जिसका टेस्ट बिटर है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो एसिड है या बेस है? क्योंकि हम जानते हैं कुछ एसिड भी बिटर टेस्ट का होता है, अब बेस तो होते ही बिटर टेस्ट के। तो हम तो ना तो ये कह सकते हैं कि वो एसिड है, ना तो ये कह सकते हैं कि वो तो बेस है, क्योंकि एसिड भी बिटर टेस्ट का होता है, कुछ एसिड। तो हम 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, अगर मान लो कोई सब्सटेंस हमने टेस्ट किया, उसका टेस्ट बिटर आया, तो हम लोग 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते कि वो एसिड है या बेस है, क्योंकि बेस तो बिटर टेस्ट करता है, वो तो मेरे पता है। बट यहाँ पे जो गेम में जो ट्विस्ट है वो ये है कि कभी कभी एसिड भी बिटर टेस्ट करता है, क्योंकि कभी कभी एसिड भी बिटर टेस्ट करता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस सब्सटेंस का टेस्ट बिटर हो वो एसिड हो, और मोस्ट ऑफ द चांस है कि बेस हो। तो इसे टेस्ट इज़ नॉट द ऑप्शन, क्योंकि वो 100% रिलायबल नहीं है, 100% भरोसेमंद नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वो जो सब्सटेंस जिसको हम टेस्ट करें, हमें लगा कि वो बेस है मगर निकल गया एसिड, हमें लगा कि वो बेस है ना, हमें लगा एसिड है निकल गया बेस। तो 100% जो है रिलायबल नहीं है। जैसे हमने कॉफ़ी वाला एग्जांपल लिया था कि कॉफ़ी हमें लगा कि बेस है मगर निकल गया एसिड, तो 100% जो है रिलायबल नहीं है। तो इन्हीं दुविधाओं को हटाने के लिए, इन्हीं दुविधाओं से बचने के लिए हमने जो है इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया, है ना। तो अब हम लोग समझते हैं इंडिकेटर्स के बारे में कि आखिर हमने इंडिकेटर्स इसीलिए जो है इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि टेस्ट करके हम जो है एसिड का पता या बेस का पता 100% एक्यूरेसी के साथ लगाना वॉज नॉट पॉसिबल, और वो डेंजर भी होता है। इन्हीं दुविधाओं को हटाने के लिए हमने इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। अब हम लोग समझते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। तो चलिए अब हम लोग इंडिकेटर्स पे बात कर लेते हैं। तो अभी तक आप लोगों को समझ में आ चुका है कि हम लोग इंडिकेटर्स को क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों इंडिकेटर्स हमारे लिए हेल्पफुल है, क्यों इंडिकेटर्स हमारे लिए ज़रूरी है ना। कि ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, ये हमें बता देते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है ना, कोई भी सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है, या कोई भी सब्सटेंस जो है हमारा वो बेसिक नेचर का है। तो बेसिकली इंडिकेटर्स हमारे लिए इस तरह से हेल्पफुल है, इसलिए ज़रूरी है, इसलिए हमारे लिए इतने काम के हैं कि हमें बिना टेस्ट किए, बिना एसिड या बेस को टेस्ट किए हम पता लगा सकते हैं कि वो जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। किसके ज़रिए पता लगा सकते हैं? इंडिकेटर्स के ज़रिए। तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्या है हमारे लिए यूज़फुल है कि बिना सब्सटेंस को टेस्ट किए, है ना, बिना सब्सटेंस को टच किए हम पता लगा सकते हैं, बिना एसिड या बेस को टच किए या टेस्ट किए हम पता लगा सकते हैं कि वो जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। किसके द्वारा पता लगा सकते हैं? इंडिकेटर्स के द्वारा पता लगा सकते हैं। और इंडिकेटर्स हमारे लिए कितना हेल्पफुल है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। हमें सब्सटेंस को छूने या टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिना उसके भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, और 100% एक्यूरेसी के साथ हम लोग पता लगा सकते हैं कि दैट द सब्सटेंस इज बेसिक और नॉट, यू नो, दैट द सब्सटेंस इज एसिडिक और नॉट, इट इज़ बेसिक और नॉट, हम लोग पता लगा सकते हैं बेसिक, है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो कैसे पता लगा सकते हैं? तो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस, है ना, आपके कुछ केमिकल सब्सटेंसेस, ये जो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, अगर हम इन्हें एसिड्स या बेसिस के अगर कांटेक्ट में लिया है, एसिड या बेसिस के अगर कांटेक्ट में लिया है ना, कांटेक्ट में लिया है,
तो ये केमिकल सब्सटेंस में, इन केमिकल सब्सटेंसेस के कलर में या इनके ऑर्डर में, ऑर्डर मतलब स्मेल, इनके स्मेल में, है ना, मतलब किस तरह का ऑर्डर, किस तरह का स्मेल है ना, अगर हम इन्हें एसिड या बेसिस के कांटेक्ट में लिए हैं तो ये जो केमिकल सब्सटेंस हैं इनके कलर या ऑर्डर में एक चेंज आ जाता है। क्या आ जाता है? एक चेंज। और इन्हीं चेंज से हम लोग पता लगा सकते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, क्योंकि एसिड के कांटेक्ट में लाएंगे और जो कलर में चेंज आएगा, अब बेस के कांटेक्ट में लाएंगे और जो कलर में चेंज आएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि अगर इस कलर का हुआ तो बेस हुआ और उस कलर का हुआ तो एसिड हुआ, इस स्मेल का हुआ, इस ऑर्डर का हुआ तो बेस हुआ, इस ऑर्डर का हुआ तो एसिड हुआ। तो इस ऑब्जर्वेशन से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है, इंडिकेटर्स की मदद से। तो ये जो इंडिकेटर्स, ये जो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, इनके कलर में चेंज आ जाता है, इनके कलर में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है, बदलाव आ जाता है, इनके ऑर्डर में चेंज आ जाता है। इसी चेंज से हम पता लगा सकते हैं कि वो जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। इनके कलर और ऑर्डर के चेंज को ऑब्जर्व करके कि भाई जब ये इस कलर का होता है तो ये एसिड होता है, इस कलर का होता है तो बेस होता है, तो इसके कलर को देख के हम पता लगा लेंगे भाई इस कलर का हो गया तो एसिड है, इस कलर का हो गया तो बेस है। तो बड़ी ही आसानी से हम पता लगा सकते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर्स हमारा इस्तेमाल होता है। तो इसी के बेसिस पे, बेसिकली इसी के बेसिस पे जो हमारे इंडिकेटर्स हैं उनको हमने दो कैटेगरीज में बांटा है। इंडिकेटर्स को हमने दो कैटेगरीज में बांटा है। एक कैटेगरी तो वो है जिसमें इंडिकेटर्स को हमने पहले दो कैटेगरीज में बांटा। एक इंडिकेटर्स वो है जो कलर में, है ना, जिनका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है ना, जिनका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, इनका कलर चेंज हो जाता है। तो इनके कलर के चेंज से हम पता लगा सकते हैं, है ना, एक इंडिकेटर्स। पहला तो हमारा एक इंडिकेटर हो गया, है ना, इंडिकेटर्स जिनके कलर में चेंज हो जाता है ना, कि वो अपने कलर में एक चेंज दिखाते हैं, है ना, दे शो अ चेंज इन देयर कलर। दूसरा इंडिकेटर्स हम लोग ले सकते हैं ऑर्डर की बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, है ना, ऑर्डर के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर। तो कलर चेंज के बेसिस पे और ऑर्डर की चेंज के बेसिस पे, ऑर्डर चेंज के बेसिस पे, एक तो ऑर्डर में चेंज आ जाता है तो उसके बेसिस पे इंडिकेटर्स को कैटेगराइज कर दिया, और कलर में चेंज आता है उसके बेसिस पे इंडिकेटर्स को कैटेगराइज कर दिया। मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो इंडिकेटर्स ऑर्डर की चेंज होते हैं ना, ऑर्डर में चेंज आता है, जो इंडिकेटर्स ऑर्डर के चेंज को दर्शाते हैं या जिस इंडिकेटर जो शो करते हैं कि ऑर्डर में चेंज आया हुआ है ना, स्मेल में चेंज आया है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर चेंज, ऐसे इंडिकेटर्स को हम लोग कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। आपके एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के बारे में। ऐसे इंडिकेटर को हम लोग कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, कि ऐसे इंडिकेटर जो ऑर्डर में चेंज दिखाते हैं, उन इंडिकेटर को जो हमने कैटेगराइज किया इस पार्ट में, जो ऑर्डर में चेंज दिखाते हैं, उन इंडिकेटर्स को हम लोग ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं। तो बेसिकली इतना तो अभी तक हम लोग समझ चुके हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो अब हम लोग बात करते हैं पहले इंडिकेटर के टाइप के। पहला टाइप हमारा क्या था इंडिकेटर का, कि वो कलर में चेंज दिखाते हैं। तो इस पहले वाले टाइप के बारे में हम लोग बात करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे ऑर्डर चेंज होने वाले इंडिकेटर पे। तो इंडिकेटर, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इंडिकेटर्स, है ना, जो कलर में चेंज दिखाते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन कलर, या कलर चेंज ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन कलर। तो अब हम लोग इस इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले वाले इंडिकेटर के बारे में। तो चलिए बात करते हैं ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में जिनका कलर चेंज हो जाता है, मतलब उनके चेंज इन कलर से हम लोग पता लगा सकते हैं कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो जो इंडिकेटर्स होते हैं जो कलर के बेसिस पे या ऑर्डर की बेसिस पे ये बता देते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है, ऐसे इंडिकेटर्स को हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर्स कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे कलर के बेसिस पे इंडिकेटर्स जो कलर में चेंज होने पे बता देते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो उस इंडिकेटर पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस एसिड बेस इंडिकेटर पे हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसा इंडिकेटर जो कलर में होने वाले बदलाव या परिवर्तन या चेंज को दिखाता हो, उससे ये बताता हो कि सब्सटेंस एसिड या बेस है, उस इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं। तो ऐसे इंडिकेटर्स है ना, इंडिकेटर्स है ना, जो
कलर, चेंज इन कलर, है ना, चेंज इन कलर को दिखाते हैं। सो ऐसे इंडिकेटर्स जो चेंज इन कलर को दिखाते हैं, उसमें हमारा सबसे पॉपुलर एग्जांपल क्या है, लिटमस। तो लिटमस इज़ अ वेरी पॉपुलर एग्जांपल फॉर द इंडिकेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन कलर। तो लिटमस, है ना, तो लिटमस बेसिकली है क्या, आपने लिटमस के बारे में पहले पढ़ा भी होगा, ये बहुत ही ज़्यादा ही कॉमन नेम हो गया, मतलब आप सबको इसके बारे में पता ही होता है कि लिटमस क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ लिटमस है क्या। ये जो लिटमस है ना, ये एक पर्पल कलर्ड डाई है। क्या है, पर्पल कलर्ड डाई है, जिसको जो है लिचन से ऑब्टेन किया जाता है। इसको किससे ऑब्टेन किया जाता है, लिचन से। अब आप पूछोगे लिचन क्या है, ये जो लिचन है जो आपने पढ़ा होगा, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगी, है ना, फंगी एंड एल्गी। ये जो लिचन है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगी एंड एल्गी है, कि ये जो फंगी और एल्गी में, है ना, एक एसोसिएशन रहता है कि ये जो फंगी और एल्गी में क्या रहता है, एसोसिएशन रहता है कि ये इसको प्रोटेक्शन देगा, वो उसको शेल्टर देगा, वो उसको खाना देगा, है ना। तो ये एसोसिएशन है किसका, फंगी और एल्गी का, जो कि आपको पता होगा। तो इसको लिचन से ऑब्टेन किया जाता है। और ये जो लिचन है, ये एक थैलाफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है। ये जो लिचन है एक प्लांट किंगडम के, यू नो, प्लांट किंगडम के थैलाफाइटी डिवीजन से बिलोंग करता है। तो बेसिकली अभी तक मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से सुनेगा। ये जो लिटमस है ये एक पर्पल कलर डाइड है, या फिर आप लोग ये कह सकते हो पेल पर्पल, या तो पेल पर्पल कलर डाई कह दीजिए, या तो पेल पर्पल, या तो आप कह दीजिए मॉव, है ना, मॉव कलर्ड, या तो मॉव कलर कह दीजिए, या तो पेल पर्पल कलर डाई कह दीजिए। तो जो लिटमस है वो पर्पल कलर डाई है, या फिर आप लोग ये भी कह सकते हैं पर्पल कलर डाई कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, या पेल पर्पल कलर डाई कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर मॉव कलर डाई कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि लिटमस इज ए पर्पल डाई। आप लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई ये एक पर्पल डाई है, आसानी के लिए, है ना। तो लिटमस इज पर्पल डाई, एक पर्पल डाई है जिसको लिचन से ऑब्टेन किया जाता है। और ये लिचन क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगी एंड एल्गी। और ये जो लिचन है ये प्लांट किंगडम के थैलाफाइटा डिवीजन से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो इतना आपके लिए काफ़ी है जानना। तो ये हो गया आपको लिटमस के बारे में इंट्रोडक्शन। ये जो लिटमस होता है वो किस कलर का होता है, पर्पल कलर डाई होता है, तो पर्पल कलर का होता है, या फिर आप लोग ये कह सकते हैं कि पेल पर्पल कलर या मॉव पर्पल कलर। तो मैं इसको कहूँगा पर्पल कलर का। तो जो लिटमस होता है ये ऑब्टेन होता है, तो इसको ओरिजिनली किस कलर में होता है, तो बेसिकली ये पर्पल कलर में होता है। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे 3 मीडियम है। क्या है, 3 मीडियम है। ये तो हमारे हो गए इंडिकेटर के। एक मीडियम है मेरा न्यूट्रल, एक मीडियम है मेरा बेसिक, और एक मीडियम है मेरा एसिडिक। क्या है ये, एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम और बेसिक मीडियम, है ना। बेसिकली यहाँ पे मेरे पास 3 मीडियम है। बेसिकली मेरे पास क्या है, यहाँ पे 3 मीडियम है। अब इस पर्पल डाई को न्यूट्रल, आपको क्या लगता है कि अगर मैं इस पर्पल डाई को न्यूट्रल मीडियम में डालूंगा तो इस पर्पल डाई के कलर में कैसा चेंज आएगा। तो जब हम लोग इसको न्यूट्रल मीडियम में डालते हैं तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं आता, इसके कलर में कोई चेंज नहीं आता। ये पर्पल का पर्पल ही कलर का रहता है, पर्पल कह लीजिए या पेल पर्पल कह लीजिए, पेल पर्पल कलर्ड या पर्पल कलर। ये पर्पल के पर्पल ही कलर में रहता है, क्योंकि ना तो इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा ना बेसिक कैरेक्टर बढ़ा। तो जिस रंग का था उसी रंग का ये रह गया। न्यूट्रल में था तो इस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, न्यूट्रल में था तो इसके रंग में कोई चेंज नहीं आया। ये तो ऐसे भी पर्पल ही कलर का था, जब न्यूट्रल में गया तो ये पर्पल कलर का है। इसका मतलब अभी तक इस पर ना तो कोई एसिडिक कैरेक्टर चढ़ा है ना बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा हुआ है। तो ना तो एसिडिक कैरेक्टर का प्रभाव है ना तो बेसिक कैरेक्टर का प्रभाव। तो ये जिस कलर का था उसी कलर में था। तो न्यूट्रल में गया तो ना तो एसिड मिला ना तो बेस मिला, तो जिस कलर का था उसी कलर का था, तो पर्पल का था तो पर्पल ही रह गया। मगर जब हम न्यूट्रल से आगे बढ़ते हैं
अब हम इसको बेसिक मीडियम में डाल दिए। तो जब मैंने इसे बेसिक मीडियम में डाला तो इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ गया और इस पर्पल डाई का कलर चेंज होना 100% अनिवार्य है और इसका कलर चेंज होता भी है और हुआ भी। तो जब हमने इसी लिटमस को बेसिक सॉल्यूशन में डाला, इस पर्पल डाई को बेसिक सॉल्यूशन में डाला, तो इसका कलर आप गेस कीजिए क्या होगा। ऑब्वियसली इसका कलर ब्लू होगा, इसका कलर था ब्लू। और जब हमने इसी को एसिडिक मीडियम में डाला तो इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया और इसका कलर था रेड। तो हम समझ गए कि पर्पल न्यूट्रल मीडियम में तो पर्पल ही रहता है, लिटमस न्यूट्रल मीडियम में तो पर्पल कलर का ही रहेगा। बेसिक मीडियम में ये कैसा रहेगा, बेसिक मीडियम में ये ब्लू हो जाएगा और एसिडिक मीडियम में ये रेड बन जाएगा। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो लिटमस है इसको हम लोग कहेंगे रेड लिटमस सॉल्यूशन, रेड लिटमस सॉल्यूशन। इसको कहेंगे हम लोग ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। और इसको हम लोग कह देंगे पर्पल या पेल पर्पल लिटमस सॉल्यूशन, है ना, पर्पल लिटमस सॉल्यूशन। तो अभी तक हमें मिले 3 लिटमस सॉल्यूशन। एक लिटमस सॉल्यूशन था हमारा रेड लिटमस सॉल्यूशन, है ना, रेड लिटमस सॉल्यूशन, है ना। एक था हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन, है ना, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन जो हमारा हो गया, है ना, जिसमें क्या कलर है बेसिकली लिटमस, जो ये जो लिटमस सॉल्यूशन है हमारा, है ना, इस लिटमस सॉल्यूशन में हमारा क्या कलर है, पर्पल, पर्पल कलर, है ना, या फिर आप लोग पेल पर्पल भी बोल सकते हैं, पर्पल कलर। रेड लिटमस सॉल्यूशन जिसमें कलर रेड है, ऐसा सॉल्यूशन जिसका कलर रेड है। और यह है न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन, है ना, जिसका अंदर का जो कलर है वो क्या है, पर्पल कलर है। और एक है हमारा ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, है ना, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। अब मैं आपको क्या बोलता हूँ कि ये तो हमें लिटमस के सॉल्यूशंस मिल गए, अब हमें बात करनी है लिटमस पेपर में। तो मैं आपको कहता हूँ कि 3 पेपर्स लीजिए, 3 पेपर्स लीजिए, आप रैंडमली कोई भी 3 पेपर ले लीजिए। अब उन तीनों पेपर्स को, उन एक एक पेपर को आप ये जो ऊपर के जितने भी तीनों जो सॉल्यूशंस हैं, ये तीनों सॉल्यूशन में एक एक पेपर को रख दीजिए। एक पेपर को रेड सॉल्यूशन में रख दीजिए, एक पेपर को न्यूट्रल सॉल्यूशन में रख दीजिए और एक पेपर को ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में रख दीजिए। अब तीनों पेपर को 2 सॉल्यूशन में कुछ समय के लिए रख दीजिए और फिर जब सॉल्यूशन में डिप कर दीजिए, डुबा दीजिए। और डुबाने के बाद जब इसको उन पेपर्स को उन सॉल्यूशन से बाहर निकालिएगा तो उन पेपर्स को सुखा दीजिए। पहले तो 3 पेपर ले लीजिए और एक एक पेपर, एक रेड लिटमस सॉल्यूशन में, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन में और एक ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में, तीनों पेपर को एक एक करके डुबो दीजिए। फिर जब डुबो देंगे, फिर जब बाहर निकालेंगे तो उनको सूखने के लिए रख दीजिए। और जब आप उन तीनों पेपर्स को ड्राई कर देंगे, सूखने के लिए रख देंगे, तो सूखने के बाद आपको मिल जाएगा रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, और आपको मिल जाएगा न्यूट्रल या फिर आप कह सकते हैं पर्पल लिटमस पेपर, है ना, जिसका कलर पर्पल हो, है ना, या तो न्यूट्रल पेपर, न्यूट्रल लिटमस पेपर आप कह दीजिए, है ना। तो 3 तरह के आपको पेपर मिल जाएंगे जब आप सॉल्यूशन में डुबो दीजिएगा, है ना। तो 3 तरह के आपको लिटमस पेपर्स मिल गए, लिटमस पेपर्स, लिटमस पेपर्स। अब इन पेपर्स का क्या सिग्निफिकेंस है वो भी देख लीजिए। हमने लिटमस सॉल्यूशन के बारे में बात की, अब हम लिटमस पेपर्स के बारे में बात करते हैं। किस तरह से लिटमस पेपर से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो जो हमें 3 तरह के लिटमस पेपर मिले, एक लिटमस पेपर मिला हमें न्यूट्रल लिटमस पेपर, देखिए, है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। एक हुआ हमारा न्यूट्रल लिटमस पेपर। अब इस न्यूट्रल लिटमस पेपर में इसका कलर क्या है, पर्पल, इसका कलर क्या है, पर्पल। अब ये जो लिटमस पेपर है, जो न्यूट्रल लिटमस पेपर है, इस लिटमस पेपर को अगर मैं न्यूट्रल सॉल्यूशन में डुबोता हूँ, न्यूट्रल सॉल्यूशन में डुबोता हूँ, तो इस लिटमस पेपर का क्या कलर आएगा, पर्पल ही कलर आएगा, जो कलर था वही रहेगा, नो चेंज इन कलर। इस लिटमस पेपर को अगर मैं न्यूट्रल सॉल्यूशन में डुबोता हूँ तो क्या कलर आएगा, पर्पल कलर आएगा। अगर मैं इस लिटमस पेपर को, इसी लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डालता हूँ,
एसिडिक सॉल्यूशन में डालता हूँ तो क्या कलर आना चाहिए। तो ये जो लिटमस पेपर है, अगर मैंने इसे एसिडिक सॉल्यूशन में डाला, जो कि हमने पहले भी देखा था कि लिटमस का कलर ओरिजिनली पर्पल होता है, और उस लिटमस को अगर एसिडिक मीडियम या एसिडिक सॉल्यूशन या एसिडिक मीडियम में डाल देते हैं तो उस लिटमस पेपर का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, या उस लिटमस का जो है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। अब क्योंकि उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है तो वो लाल बन जाता है, वो रेड हो जाता है। तो उसी तरह से लिटमस पेपर, जो न्यूट्रल लिटमस पेपर है, उसको अगर मैंने एसिडिक मीडियम में डाल दिया, एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दिया, है ना, उसे मैंने एसिडिक मीडियम में डाल दिया, क्या क्या उसे मैंने एसिडिक मीडियम में डाल दिया, तो उसका कलर जो है बेसिकली चेंज हो जाएगा, किस में, रेड में। सिमिलरली अगर मैंने इसी लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में डाल दिया या बेसिक मीडियम में डाल दिया तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, किस में, ब्लू में। तो ये तो होगी न्यूट्रल लिटमस पेपर की बात। अब एक और लिटमस पेपर था हमारा रेड लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर को अगर मैंने एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दिया, एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दिया तो इसका कलर रेड ही रहेगा, क्योंकि ये तो पहले से ही एसिडिक रेड लिटमस पेपर है, और रेड लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो रेड ही रहता है। अगर मैंने इसे एसिडिक सॉल्यूशन में डाला तो इसकी एसिडिक कैरेक्टर ही बढ़ी, और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ने से रेड ही होता, तो इसका कोई चेंज नहीं आएगा, रेड ही रहेगा। रेड लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डाला तो रेड ही रहेगा। और अगर मैंने रेड लिटमस पेपर को न्यूट्रल सॉल्यूशन में डाल दिया, तो भी ये रेड ही रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा। रेड लिटमस पेपर को अगर मैंने न्यूट्रल सॉल्यूशन में डाल दिया, नो चेंज इन कलर, रेड का रेड ही रहेगा। अगर इसी रेड लिटमस पेपर को मैंने बेसिक सॉल्यूशन में डाल दिया या बेस में डाल दिया, तो अगर मैंने इसे बेसिक मीडियम में डाल दिया तो इस रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा। इसलिए चेंज हो जाएगा क्योंकि अगर जैसे ही मैंने इसे बेस में डिप कर दिया, बेस में डाल दिया, तो इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और अगर इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो ये रेड लिटमस पेपर ब्लू बन जाएगा। ये रेड लिटमस पेपर क्या बन जाएगा, ब्लू बन जाएगा। तो ये तो हुआ रेड की कहानी। अब हम बात करते हैं ब्लू लिटमस पेपर की। अब हमारा आखिरी लिटमस पेपर बचा ब्लू लिटमस पेपर। अब ये जो ब्लू लिटमस पेपर है, अगर मैंने इसे बेसिक मीडियम में डाला या फिर मैंने इसे न्यूट्रल मीडियम में डाल दिया, बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में डाला, तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, ये ब्लू का ब्लू ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसे बेस के मीडियम में डाला तो भाई इसकी बेसिक कैरेक्टर ही बढ़ी, और जब बेसिक कैरेक्टर बढ़ती है तो पेपर ब्लू का ब्लू ही रहता है। बेसिक कैरेक्टर बढ़ती है तो पेपर ब्लू का ब्लू ही रहता है। मगर इसी ब्लू लिटमस पेपर को अगर मैंने एसिडिक मीडियम में डाल दिया, तो बताइए क्या होगा। अगर इसमें ब्लू लिटमस पेपर को मैंने एसिडिक मीडियम में डाल दिया तो हमें पता है कि इसके एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगी, और अगर इसके एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगी तो ये ब्लू लिटमस पेपर रेड में बदल जाएगा, ये रेड कलर का हो जाएगा। ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डालने से जो एसिड है ब्लू लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो बेसिकली ये इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ये होता है हमारे ब्लू लिटमस पेपर की कहानी, ये थी हमारी रेड लिटमस पेपर की कहानी, ये तो हमारी न्यूट्रल लिटमस पेपर की कहानी। तो इन तीनों की कहानी हमने देख ली। अब ब्लू लिटमस पेपर को अगर न्यूट्रल मीडियम में डालते हैं तो ब्लू का ब्लू ही रहता है, क्योंकि ना तो इसकी बेसिक कैरेक्टर बढ़ती है ना तो इसकी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ती है। जब ना बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगी ना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगी, तो ये तो पहले से ही बेसिक था, ब्लू लिटमस पेपर तो पहले से ही बेसिक था, तो ये तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, इसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये तो पहले से ही बेसिक था। सिमिलरली हम एसिड में देखते हैं, जब रेड लिटमस पेपर था, रेड लिटमस पेपर पहले ही एसिडिक था, तो जब हमने इसे न्यूट्रल सॉल्यूशन में डाला तो ना तो इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ा ना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा। तो पहले का जो एसिड था, एसिडिक कैरेक्टर था, वो एसिडिक कैरेक्टर अभी भी रहेगा। तो जब इसका एसिडिक कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं आया तो अभी भी रेड ही रहेगा। तो इसलिए न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालने से कोई कलर का चेंज नहीं आ रहा, जो रेड है, जो ब्लू है, इसलिए क्योंकि ना तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है ना बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो जो कैरेक्टर था वही कैरेक्टर में वही रंग का रहेगा। मगर जैसे मैंने इस रेड को बेस में डाल दिया तो इसका कैरेक्टर चेंज होने लगा, ये बेसिक मीडियम में चला गया, इसका बेसिक कैरेक्टर चेंज हो गया, तो इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ने लगा, तो इसलिए ब्लू चेंज में होने लगा, इसलिए ये ब्लू चेंज हो गया, ये रेड में चेंज हो गया। तो आपको लिटमस पेपर की पूरी कहानी समझ में आ गई। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को मुझे अभी यहीं पे रोकना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा, तो इस वीडियो को अभी इधर ही स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो इतनी इंडिकेटर्स पर हमने बात की, लगभग आधी से ज़्यादा आधा इंडिकेटर्स पे तो हमने बात कर ही लिया। अब हमारा बचा है नेचुरल इंडिकेटर्स, जिस पर हम लोग कल बात करेंगे। नेचुरल इंडिकेटर्स पे कल बात करेंगे। फिर अब हमारा बचेगा आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, छोटा सा टॉपिक है, इस पर भी कल ही बात कर लेंगे। 2-3 मिनट का टॉपिक है ना, 5-10 मिनट का टॉपिक है आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, इस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। और नेचुरल इंडिकेटर्स भी हमारा 2-3 मिनट का है। फिर हमारा बचा आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, है ना, आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। फिर हमारा बचेगा इंडिकेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर की बेसिस पे जो इंडिकेटर था हमारा, है ना। जब ऐसा इंडिकेटर जो ऑर्डर के चेंज होने पे हमें इंडिकेटर मतलब कि बताता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेस है या न्यूट्रल है, ऑर्डर के चेंज होने पे बेसिकली हमें बताता है। तो ये है हमारा क्या हो गया, इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑर्डर, जो चेंज के बेसिस, जो ऑर्डर में चेंज होने पे जो हमें बताता है एसिड है कि बेस है बेसिकली, है ना। तो वो वाला पढ़ेंगे, है ना। इंडिकेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, इन द चेंज इन ऑर्डर की बेसिस पे जो इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन ऑर्डर, उसके वो इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हम लोग ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो ऑर्डर के चेंज, ऐसे इंडिकेटर को कहते हैं जो हमें जो उनका ऑर्डर चेंज होता है और अपने ऑर्डर के चेंज होने पर हमें बताते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक या एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये सब पे हम लोग कल बात करेंगे। नेचर इंडिकेटर्स पे कल बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स पे कल बात करेंगे और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स पे कल बात करेंगे। मतलब जो ऑर्डर में चेंज आता है उस वाले इंडिकेटर पे भी कल ही बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।